नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। और बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। यादव सिंह के खिलाफ याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई। वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर की है। नूतन ठाकुर ने आज पूरक शपथ पत्र के जरिए कई नए तथ्य दाखिल किए हैं। शपथ पत्र में उन तमाम फर्जी कंपनियों की जानकारियां हैं जिन्हें यादव सिंह ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों की मदद से खड़ा किया। इन कंपनियों के कई ऐसे महत्वपूर्ण अकाउंट नंबर की जानकारी इसमें दी गई है जिनमें नोएडा अथॉरिटी से पैसे डाले गए हैं। शपथ पत्र में इन फर्जी कंपनियों में मायावती के भाई आनंद और उसकी पत्नी विचित्र लता की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई है। अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अवनीश, भले ही आज ये सुनवाई टल गई हो, लेकिन आज तक की ही तारीख थी जब राज्य सरकार को भी इस पर अपना पक्ष रखना था। क्या वो बातें भी अब टल गई हैं? आज जो है जो अदालती कार्रवाई है वो हड़ताल के नाते नहीं हो पाई। वकीलों की हड़ताल अवध बार में यहाँ पर चली है लखनऊ हाई कोर्ट में। लेकिन इसके अलावा जो शिकायत करता था उसकी ओर से जो है इस पूरे मामले में जो एविडेंसेस थे यादव सिंह से जुड़े हुए, उनके परिजनों से जुड़े हुए, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद से जुड़े हुए वो सभी दस्तावेज जो है वो कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। अब ये साक्ष्य जो है वो कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले को प्रभावित करेंगे, जब अदालत की अगली डेट पर सुनवाई होगी उसमें ज्यादा स्थिति जो है साफ हो पाएगी। क्या सरकार का पक्ष भी आज रखा जाना था और वो आगे रखा जाएगा या उसके लिए भी समय सीमा बढ़ा दी गई है? देखिए, सरकार की ओर से जो है हड़ताल के नाते ही सारी चीजें जो है इस पूरे मामले में नहीं हुई और माना जा रहा है कि अगली तारीख जब इस पूरे मामले की होगी उस समय जो है सरकार की ओर से अपना पक्ष जो है वो रखा जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ, दूसरी खबर पर भी अपडेट लेंगे आपसे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रस्तावित आगरा दौरे को लेकर आईजी कानून एवं व्यवस्था सतीश गणेश ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल, थल और वायु मार्ग से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। एक पवन हंस हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। इस बात का फैसला प्रमुख सचिव और डीजीपी की बैठक में लिया गया है। आईजी मेरठ को नोडल ऑफिसर बनाया गया है तो केंद्र से 10 कंपनी आरएएफ और 10 कंपनी सीआरपीएफ का अतिरिक्त बल की भी इसकी मांग की गई है। इस बारे में यूपी सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखेगी। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। आईजी के मुताबिक 26 जनवरी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ये गौरव का विषय है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कि हमारे राज्य के जो सबसे टूरिज्म की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है ताज, वहां पर वो विजिट के लिए उनका यात्रा संभावित है। तो इसके यात्रा के मद्देनजर जो भी तैयारियां हम लोगों को करनी है, यमुना एक्सप्रेसवे भी मैंने कहा कि एनसीआर रीजन के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने हम लोगों को अधिकृत किया है। किस जगह पे उसकी सेंसिटिविटी और इन सब के आकलन के लिए आईजी जोन मेरठ को हम लोगों ने नॉमिनेट किया हुआ एज ए नोडल अफसर। वो तय करेंगे इसका रूपरेखा कि किस दिन किस जगह पे और होगा और कैसे किस मार्ग से वो आए जाएंगे, कहां से वो टेक ऑफ करेंगे, कहां वो लैंड करेंगे। ये सारा डिटेल जो है ये निटिग्रिटीज आईजी जोन मेरठ विल बी वर्किंग आउट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स। सिटीजन चार्टर के तहत पुलिस विभाग ने यूपी को 19 भागों में बांटा है। इसके निर्देश डीजीपी ने दिए हैं। आईजी कानून व्यवस्था ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डीजीपी कुल 25 बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा की जिम्मेदारी एडीजी स्तर के अफसरों को दी गई है। वहीं 28 और 29 जनवरी को अफसर जिलों का निरीक्षण करेंगे। तो ये जो 19 अधिकारी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं इस फ्लैगशिप कार्यक्रम को फील्ड में जाके वेरीफाई करने के लिए, उनके लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आज डीजीपी महोदय की तरफ से जारी हो गए हैं। इसमें प्रमुख सचिव गृह महोदय की भी सहमति निहित है। उनसे विचार विमर्श के उपरांत ये दिशा निर्देश सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्गत किया गया है। और प्रथम चरण में ये अधिकारी 28 और 29 जनवरी को, आगामी जो 28 जनवरी और 29 जनवरी है, ये फील्ड के जो 4 जनपद उनके जो रिस्ट्रिक्शन में दिए गए हैं उनमें से 2 जनपदों का ये निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण के लिए जो एजेंडा पॉइंट है वो इस पत्र में हम लोगों ने डिटेल रूप में उसमें दिया हुआ है। और हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ हैं। अवनीश, जो निरीक्षण के लिए एजेंडे की बात कर रहे हैं अधिकारी, वो क्या है, क्या क्या इसमें शामिल है जिसकी समीक्षा की जाएगी, किन बिंदुओं पर समीक्षा होगी और सिटीजन चार्टर में क्या किसी तरह के बदलाव होंगे? देखिए, 14 बिंदु पहले से शासन ने निर्धारित किए थे और जब
बिजलाल उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, तब पहली बार सिटीजन चार्टर की व्यवस्था जो है वो पुलिस विभाग में लागू की गई थी और उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए 11 और अतिरिक्त बिंदुओं को इससे जोड़ा गया है और इन सभी बिंदुओं पर जो है एक तय समय सीमा के भीतर क्या कुछ कामकाज हुआ है इसकी समीक्षा करने के लिए डीजी स्तर के 19 अधिकारी अलग अलग 29 भागों में जो उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है उन सभी जिलों में जाएंगे, वहां पर समीक्षा करेंगे और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो डीजीपी को देंगे। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में जीटी रोड पर गैंगवार हुई है और इस दौरान जो फायरिंग हुई है इसमें हरेंद्र की मौत हो गई है जबकि महेश घायल हुआ है। इन दोनों का ताल्लुक अनिल दुजाना गैंग से था। ये बताया जा रहा है कि ये दोनों अनिल दुजाना गैंग से ताल्लुक रखते थे। ये बताया जा रहा है कि दोनों पर हमला स्कॉर्पियो और बाइक सवार बदमाशों ने किया था। अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अमित, गैंगवार की ये वारदात जिस तरीके से एक दूसरे पर गोलियां चलाई गई, इसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए अजीत, काफी देर तक फायरिंग हुई और तो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में जीटी रोड पर गैंगवार हुई और इस दौरान हुई फायरिंग में हरेंद्र की मौत हो गई जबकि महेश घायल हुआ। दोनों का ताल्लुक अनिल दुजाना गैंग से बताया जा रहा है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। नोएडा में 2 बिजली कर्मियों की करंट लगने से हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर मामले का खुद संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऊर्जा सचिव, गौतम बुद्ध नगर के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने 2 हफ्ते के भीतर मामले से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बताएं, बीती 11 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 10 में बिजली की हाई टेंशन लाइन पर काम करते वक्त मोहम्मद हसन और सद्दाम हुसैन नाम के 2 लाइनमैनों की करंट लगने से मौत हो गई थी। करंट लगने से दोनों बुरी तरह से झुलस गए थे और बाद में दोनों के जले हुए शवों को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया था। यूपी के सीएम अखिलेश यादव कल लखनऊ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। सीएम ऑफिस में दोनों की मुलाकात होगी। ये बताया जा रहा है कि गडकरी के साथ बैठक में यूपी में नेशनल हाईवे के सुधार और विस्तार पर चर्चा होनी है। यूपी सरकार लखनऊ इलाहाबाद नेशनल हाईवे को 4 लेन करने, कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे को 8 लेन करने और जीटी रोड को चौड़ा कर 6 लेन करने की भी मांग गडकरी से करेगी। साथ ही राज्य सरकार यूपी में नेशनल हाईवे के औसत फीसदी को 3.39 किलोमीटर प्रति लाख आबादी से बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर के 5.86 किलोमीटर प्रति लाख तक करने की मांग करेगी। आपको बता दें, नेशनल हाईवे और सड़कों के सुधार को लेकर यूपी के सीएम अखिलेश यादव की तरफ से पीएम मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को कई पत्र लिखे जा चुके हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में सड़कों के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। गडकरी ने आज बस्ती में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग का उद्घाटन किया। गडकरी ने ऐतिहासिक राम जानकी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। साथ ही गडकरी ने यह कहा कि गोरखपुर में राम सेतु बनेगा। बस्ती के अलावा नितिन गडकरी ने सिद्धार्थनगर में नेशनल हाईवे 233 का शिलान्यास किया। इस मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद थे। शिलान्यास के मौके पर गडकरी ने यह भी कहा कि नेपाल बॉर्डर के पास ककराहावा से बस्ती के कलवारी तक बनने वाले नेशनल हाईवे पर केंद्र सरकार 551 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पार्लियामेंट के सेशन में हम 101 नए जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं और उसमें शरयू नदी को भी हम जलमार्ग के रूप में रूपांतरित करेंगे, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। वहीं एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि नए जनता दल का जल्द गठन होगा और पार्टियों के विलय में कोई विवाद नहीं है। रामगोपाल ने यह कहा है कि नया दल यूपी और बिहार में सबसे मजबूत दल होगा। हालांकि उन्होंने माना है कि बड़ा दल होने से इस विलय में कुछ वक्त लग सकता है। प्रक्रिया चालू है और प्रक्रिया सकारात्मक है और ठीक दिशा में चल रही है, क्योंकि कई दल जब मिलते हैं तो ये थोड़ी कि एक दिन में सब हो जाए, सब सहमत दें तब भी इलेक्शन कमीशन की इतनी पाबंदियां होती हैं कि उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं कि उसमें बहुत टाइम लग जाता है।
तो प्रक्रिया चल रही है और पूरी होगी और सारी पार्टियों का विलय होगा, ये लगभग तय है। और राजनीतिक जगत की एक और बड़ी खबर, यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल कल बीजेपी में शामिल होंगे। कल बीजेपी के यूपी प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में बृजलाल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बृजलाल यूपी में बीजेपी का दलित चेहरा होंगे। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी बृजलाल ने 2011 में यूपी के डीजीपी का पद संभाला था। प्रधानमंत्री जनधन योजना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गई है। गिनीज बुक में कम से कम दिनों में अधिकतम खाते खोलने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री की जनधन योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में अब तक 7,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 28 अगस्त को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। संगम नगरी में महापाप हुआ है। माघ मेले में एक संत का मर्डर हो गया है। माघ मेले में संत स्वामी रत्नेश्वरानंद की हत्या का मामला सामने आया है। स्वामी रत्नेश्वरानंद के सेवादार राजेश पर हत्या का आरोप लगाया है। इस वारदात के बाद से सेवादार राजेश फरार है। राजेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बताया जा रहा है कि बीती शाम माघ मेले में रत्नेश्वरानंद का उनके शिविर में सेवादार राजेश के साथ झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि बाद में राजेश ने धारदार फावड़े से स्वामी रत्नेश्वरानंद की हत्या कर दी। आज सुबह स्वामी का शव बरामद हुआ। आपको बताएं, स्वामी रत्नेश्वरानंद सतपाल महाराज के शिष्य थे और मानव धर्म उत्थान समिति कैंप के प्रबंधक थे। स्वामी रत्नेश्वरानंद कल ही दिल्ली से मेले में पहुंचे थे। ये महात्मा श्री रत्नेश्वरानंद जी थे। क्या कब से रह रहे थे यहाँ? ये यहाँ के मानव धर्म शिविर के इंचार्ज थे, व्यवस्थापक थे, शिविर चलाने वाले मेन आदमी यही थे। तो ये कल मथुरा श्री महाराज जी का प्रोग्राम था, वहाँ से प्रोग्राम करके शाम 8 सवा 8 बजे करीब यहाँ आए थे। जी और फिर कैसे? फिर अपना आए यहाँ, आज मनी अमावस्या थी तो इसलिए वो भंडारा भी उन लोगों ने बनवाया। और फिर महात्मा जी अपना मतलब रूम में गए होंगे विश्राम करने, या अपना उनका कोई सेवक होगा या कोई अपना सेवादार। तो सुबह आप लोगों को अचानक मरे हुए उनको देखा? हाँ जी। माघ मेला क्षेत्र में संत स्वामी रत्नेश्वरानंद की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। संगम तट से देखिए हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। कुछ साल पहले इसी संगम के माघ मेला क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर की हत्या हुई थी और आज रत्नेश्वरानंद की हत्या ने संत समाज में खलबली मचा दी है। फिलहाल इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या है और हत्यारे कौन है, पुलिस अभी इसका तो खुलासा नहीं कर पाई है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो वजह सामने आई है उसके पीछे आश्रम की संपत्ति का विवाद सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर रत्नेश्वरानंद की हत्या के पीछे वजह क्या है। संगम तट से कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। इलाहाबाद में संगम तट पर साधु की हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। कल संत रत्नेश्वरानंद की उनके सेवादार ने फावड़े से हत्या कर दी, लेकिन इससे पहले 10 फरवरी 2006 को माघ मेले में ही संत ज्ञानेश्वर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में संत ज्ञानेश्वर के साथ 8 अन्य लोगों की भी जान गई थी। और नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की जी संगम की मुहिम का असर दिख रहा है। मुरादाबाद में प्रदूषण नियंत्रण विभाग केंद्र सरकार के साथ मिलकर नया प्रयोग कर रहा है। अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग रामगंगा नदी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। केंद्र सरकार का उपक्रम NGBRA इसके लिए सहयोग करेगा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ऐसे उपकरण लगाएगा जिनके जरिए दिल्ली में बैठे बैठे रामगंगा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो पाएगी और नदी के प्रदूषण की जांच होगी। रामपुर रोड ब्रिज कटघर के पास जो पुल है, एक वो उन्होंने चिन्हित किया है इस ब्रिज पर, और दूसरा हमारा जो डाउन स्ट्रीम है जनपद रामपुर की तहसील है शाहाबाद, वहां पे जो रामगंगा पर पुल बना है शाहाबाद में,
वहां चिन्हित किया है। तो दोनों जगह पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने 2 बार विजिट कर लिया है और 2 बार हम लोगों ने किया है और हमने रिपोर्ट भेज दी है। संभवतः 2015 में मई जून तक ही ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग का सेटअप हो जाएगा। फैजाबाद में सेल्स टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर शंकर चरण त्रिपाठी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और ऐसे में आरोप उन पर पहले भी लगाए गए थे। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जानकीपुरम पुलिस ने जांच में ये पाया था कि बहू ने खुद ही कई बार चूड़ियां तोड़ी थीं और अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जब इन्होंने सोच लिया कि अब हम फंस गए हैं तो इन्होंने इतने गंदे आरोपों को लगाया और वो आरोपों का पूरा चिट्ठा हम हर जगह भेजा और जानकीपुरम थाने में उसकी रिपोर्ट सब गई। फिर हमारी जांच हुई और जांच में फिर इन्होंने कुछ भी नहीं पाया। तो फिर इनका ये वही चीज 2-2 बार 498, 2-2 बार गंदे आरोप, ये सब चीजें पहले से जब थाने में है, न्यायालय में लंबित है, तो इस पर अब कुछ बोलना उचित नहीं है। पहले भी रिपोर्ट सुननी हुई है और सारे आरोप निराधार पाए गए हैं पुलिस जांच में। मानसिक दशा आप स्वयं बात करके देख लीजिए, अनर्गल आरोप केवल मानसिक दशा का परिचायक है। आपको बता दें कि शंकर चरण त्रिपाठी पर उनकी ही बहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकर चरण पर दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और लखनऊ में महिला थाने में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद शंकर चरण त्रिपाठी पर धारा 498 और धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें शंकर चरण त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य भी हैं। जी हां, रामपुर में कौमी एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। यहां आरएसएस से जुड़े सरस्वती विद्या मंदिर में जहां मुस्लिम बच्चे गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं मदरसों में हिंदू बच्चे उर्दू की तालीम ले रहे हैं। शहर के अस्तबल रोड स्थित अजी जमीयतुल अंसार मदरसे में इस वक्त 13 हिंदू बच्चे उर्दू सीख रहे हैं। वहीं सवार रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 160 मुस्लिम बच्चे गायत्री मंत्र, एकात्मता मंत्र और सरस्वती वंदना करते दिख रहे हैं।